अच्छा, कुछ वेदर चेंजेस है, पता नहीं सिग्नल्स की क्वालिटी कैसी है, मतलब अभी तक शायद कोई मैसेज वगैरह नहीं है। आई थिंक क्लास लेने जैसा है पर मौसम लेने जैसा नहीं। किन जगहों पे जैसे आपको पता है बारिशें हो रही है और हमारे यहाँ भी इस वक्त उमरपुर के अंदर बारिश जारी है और हमारे यहाँ सर की शागिर्द जो बहुत ज्यादा बैठे कहते हैं हम जाएंगे, सर घूमने जाएंगे, क्लास नहीं लेंगे। तो फिजिकली यहाँ बैठे हैं पर मेंटली जो है ना वो घर के दरों में बैठे हैं। थर के लिए एक वेरी पॉपुलर सेइंग है कि थर के लोग जो होते हैं वो बारिश से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, बारिश को पसंद करते हैं। इस वक्त जैसे बंद कमरों के अंदर मशीनों के अंदर बैठे वो चाह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, क्या है उधर आज़ाद है घूमने का। फिर ये सब इनकी चॉइस है पर इंटरटेस्ट ने इनको मजबूर कर दिया। कहते कि आज हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया भी आते। तो सबसे पहले जीटी का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ा है? आप चाहें तो बायोलॉजी रख देंगे, अगर मेरी चॉइस है। यही तो नहीं है सर। अच्छा, आज जो ग्रुप के अंदर बेसिक दे रहे हैं कि आइदर जो सेल होगा या स्टूडेंट कह रहे हैं कि बायोमाइनिंग, दोनों को रखें। स्टूडेंट्स की चॉइस है। कोई एक एनी ऑफ द वन जो होगा इसी का सिलेबस होगा। तो अब हम टीएमसी के सिलेबस की तरफ आते हैं। प्रोकैरियोट्स। अच्छा, इससे पहले कि हमारे यहाँ एंट्री टेस्ट, हाफ एंट्री टेस्ट वाले पीछे एक दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल उनका है, बिल्कुल दुरुस्त है कि हम किस बुक से तैयारी करें। आप लोग जो है फुल एंट्री वाले, जो आपका फुल एंट्री वाले एसटीबी बुक जो ओल्ड आपके हाथ में है वही, और हाफ एंट्री वाले यकीनन जो उनके पास एक न्यू एसटीबी बुक आया उसी में से उनकी टेस्ट होगी। सारे सवाल हर एक बुक रेस्पेक्टिव बुक से होंगे, ऐसे नहीं ये दोनों का कॉमन बुक नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंसेस है तो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं बैक्टीरिया सेक्शन पे। बैक्टीरिया के पीएमसी के सिलेबस में आप देखिए सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, सेल्यूलर है, उसकी शेप, साइज। शेप जैसे आपको बताएंगे जैसे कोकाई है, बेसिलाई है, स्पाइरिला है, वाइब्रियो, ये शेप है। साइज जस्ट एक ही पॉइंट है, लेंथ एंड विड्थ है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है कि एक ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है और एक ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल है। तो यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया कौन से, हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया कौन से, उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, हमारे एसटीपी बुक, पुरानी बुक के अंदर 7-8 पॉइंट्स मौजूद है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, हम उनको भी देखेंगे। इसी तरह से लर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्क्राइब द सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल, एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। शेप पढ़ेंगे, हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। बस हार्मफुल बैक्टीरिया का कंट्रोल एक जैसे इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन है, एंटीबायोटिक्स है, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक है, छोटे से टॉपिक है। आप तो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं सारे, जैसे आप बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है, आपको नॉलेज पहले कि बैक्टीरिया क्या है, करता है यूनिसेल्यूलर। तो सबसे पहले हमें एक बैक्टीरिया के हवाले से वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन के जरिए हम सीखेंगे कि बैक्टीरिया एक यूनिसेल्यूलर द सिंपलेस्ट लाइफ है, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ये तो चल देंगे जैसे बेसिक पॉइंट्स है, आपको पता है। तो यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। साइज और शेप आगे हम चल के डिस्कस करेंगे, साइज और शेप।
यू नो वेरी वेल कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेन डिफरेंस यही होता है, जैसे ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर है, न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जिसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है जिसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। इस तरह की लाइक न्यूक्लियस को अपने ट्रू न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियोइड रीजन है इसे कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। इनका जो सिंगल मॉलिक्यूलर डीएनए होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। साइटोप्लाज्म और इनके इस क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का मतलब है एक ही एरिया के अंदर मौजूद है, पर यहाँ पे जैसे आप जेनेटिक मटेरियल को देखें और साइटोप्लाज्म को देखें एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है। कैसे आपके बेसिन के भी दरमियान में जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही जैसे प्रो और यूकैरियोटिक सेल का एक मेजर और मेन डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस, मेन डिफरेंस इसकी बेसिस पे जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो हमने चैप्टर 4 के अंदर उसके कंपोनेंट्स वगैरह को डिस्कस कर लिया है। अब हम जैसे प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं और उससे कोशिश करें। तो सबसे पहले जिस तरह से बैक्टीरियम की एक सिंगल बैक्टीरियम की इलस्ट्रेशन हम बना दें तो आप जैसे देखिए सबसे पहले कवरिंग्स को बनाए। 3 कवरिंग्स होता है। सबसे आउटर मोस्ट कवर जो होता है उसका नेम होता है कैप्सूल। कैप्सूल के नीचे दूसरी कवरिंग है उसे कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के बाद देन जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 जो है ना ये कवरिंग्स हैं। ये सेल मेम्ब्रेन कवरिंग पहले बनाए और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स करते हैं। नंबर 2 जो दैट इज सेल वॉल और तीसरा जो कवर होता है कैप्सूल का। कवरिंग बनाने के बाद जैसे आप इसके अंदर जो एक्सटेंशन या फाइबर्स होते हैं उन पे आप आए। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जैसे एक लॉन्ग फाइबर और थ्रेड होता है जिससे हम कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट है बट हम यहाँ पे जनरली एक फ्लैजिलम बनाते हैं। फ्लैजिलम कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर मेनली फ्लैजिला होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके दोनों कोर से फ्लैजिला होते हैं। इंटरनल सरफेस जो होते हैं वो अलग बात है। इनके अलावा एक और जैसे स्ट्रक्चर्स होती है जो वेरी इस फ्लैजिला से छोटी होती है, उन्हें हम कहते हैं पिलाई कहते हैं। पिलाई कहते हैं इन्हें कहते हैं पिलाई कहते हैं। ये तो पिलस PILUS सिंगुलर है और इसका जो प्लूरल होगा PILI कहते हैं। क्लीन प्रोटीन का बना हुआ। उसके बाद आप आए साइटोप्लाज्म पे। मेम्ब्रेन और थ्रेड के बाद आप आए ये एरिया जो है साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म का है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, यू नो वेरी वेल। साइटोप्लाज्म के अंदर ओनली 1 ऑर्गेनेल है, एक ही ऑर्गेनेल है। जैसे आपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ा था साइटोप्लाज्म के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक फ्लूइड पोर्शन होता है, दूसरी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं और तीसरा कंपोनेंट होता है साइटोस्केलेटन। क्या इसमें साइटोस्केलेटन होंगे? नहीं होंगे। साइटोस्केलेटन नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसी तरह से ये जो राइबोसोम्स है, एक राइबोसोम है और इसी तरह से ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स हैं। ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स हैं। ग्लाइकोजन थोड़े से किन जगहों पे वैक्यूल्स भी बनते हैं। ग्लाइकोजन के पार्टिकल भी हैं और एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए। एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए प्लाज्मिड है, तादाद ज्यादा भी हो सकती है। प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए। एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए प्लस 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम
बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिस रीजन के अंदर होता है उस रीजन को कहेंगे न्यूक्लियोइड रीजन। तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियस लाइक रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन। और कोई चीज है मीजोसोम को अलग से हम देखते हैं, से छोड़ दें तो फिर खराब हो जाएगी, इसमें फोटो खराब हो जाएगा। अच्छा, अब हम एसटीपी बुक के हवाले से आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चंद एक पॉइंट, साइज और शेप और थोड़े से लेंथ विड्थ है, वो टोकन टाइप का सवाल है, क्योंकि टीएमसी के सिलेबस में आया है। तो आप इनको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के लेंथ और विड्थ को आप याद करेंगे। लेंथ और विड्थ याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि टीएमसी के सिलेबस के अंदर हेडिंग आई है, टीएमसी के सिलेबस के अंदर हेडिंग आई है। तो एसटीपी बुक में आप आएंगे, एंटनी वॉन लीवेनहोफ डिस्कवर किया था 1673 के अंदर, कहां से, फ्रॉम ड्रॉप ऑफ वाटर। और एंटनी वॉन लीवेनहोफ इज कॉमन जनरली कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट नहीं था इतना बड़ा, बट ये क्या था कि इसके बाद माइक्रोस्कोप थी, और माइक्रोस्कोप के बाद काफी सारे इसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जैसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो गई। तो एंटनी वॉन लीवेनहोफ 1673, और जो फर्स्ट बैक्टीरिया जो इसने आइडेंटिफाई किए थे वो रॉड लाइक थे। फर्स्ट बैक्टीरिया जो आइडेंटिफाई किए थे वो रॉड लाइक बैक्टीरिया थे, वो रॉड लाइक बैक्टीरिया थे। फर्स्ट बैक्टीरिया जो पहले बैक्टीरिया इसने आइडेंटिफाई किए थे, the first smallest and simplest living organism unicellular bacterium size जो हमारे लाइक टीएमसी के सिलेबस के अंदर है। ब्रेथ की मीनिंग विड्थ है, डायमीटर लेंथ है 2 to 10 माइक्रोन्स और 0.22। तो इस तरह से आप यकीनन याद करेंगे, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कॉलोनी भी बनाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म। ये कॉलोनी का मतलब होता है कि मेनी बैक्टीरिया दे लिव टुगेदर, होते हैं यूनिसेल्युलर है, पर एक कॉलोनियल फॉर्म में अरेंजमेंट में होते हैं, तो कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं। कॉलोनियल बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। इसी तरह से एक टिपिकल बैक्टीरियम की अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक फ्लैजिला भी हमने पढ़ा, ये जो लॉन्ग फाइबर जो होता है जिसकी मदद से, यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जैसे मोटिलिटी या जैसे मूवमेंट की जो सलाहियत है, फाइली जैसे शॉर्ट फाइबर्स है, जो कॉन्जुगेशन में और एडिशन में इनका रोल होता है। कैप्सूल जो है आउटर मोस्ट कवर सबसे बाहर, सेल वाल उसके नीचे होती है और सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। ये 3 कवरिंग्स है, इनकी जो अरेंजमेंट इस तरह से होती है। सबसे आउटर मोस्ट कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। एक जनरल एक एरिया साइटोप्लाज्म का है, मीजोसोम्स, जिनको थोड़ी देर के बाद अलग से हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोइड रीजन है जिसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो 1 by 1 इन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम के अंदर एक और जैसे हेडिंग जैसे लेबलिंग मौजूद है, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल। वोल्यूटिन ग्रेन्यूल ये फास्फेट के रिजर्व होते हैं, हाई एनर्जी फास्फेट के रिजर्व होते हैं, फास्फेट के रिजर्व है। जैसे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से फास्फेट के रिजर्व होते हैं, जिन्हें कहते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है। वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स एनर्जी के फास्फेट के रिजर्व होते हैं। तो जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन भी बनाई थी, और प्लस में यहाँ पे भी हम देखते हैं तस्वीर के हवाले से, सबसे बाहर का जो कवर होता है उसे कहते हैं कैप्सूल नंबर 1। कैप्सूल के नीचे सेल वाल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह से एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड है। और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर ओनली 1 ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, बाकी ये साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है। तो फाइली और फिम्ब्रियाई भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे शायद न्यू बुक में या दूसरे बुक में उनके अंदर ये टर्म मौजूद है, बट हम पढ़ेंगे फायदे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट पे आते हैं फ्लैजिला पे। जैसे यूनोवेरियल फ्लैजिला, जैसे आप यूग्लिना के अंदर आप पढ़ते हैं कॉमन यूग्लिना के अंदर, जैसे यूकैरियोटिक सेल के हवाले से, तो उसके अंदर जो है लोकोमोशन में मदद देता है, हमने पढ़ा है इंटर क्लास में चैप्टर 2 के अंदर। तो एक
थिन अपेंडेज है, लॉन्ग है। अगर आप पायली और इन दोनों के अंदर डिफरेंस नोट करेंगे तो लॉन्ग है, और एक फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है उसका बना हुआ होता है, और इसी तरह से इनका जो रोल होता है मूवमेंट के अंदर रोल होता है। तो ये फ्लैजिला का रोल होगा, लॉन्ग फाइबर होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन की कंपोजिशन है और मूवमेंट में बदल देता है। ओरिजिनेट कहाँ भी होता है? बेसल बॉडी पे। ठीक है, बेसल बॉडी क्या होती है उसके लिए हम अलग से हेडिंग में हम आएंगे कि व्हाट इज बेसल बॉडी। स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म beneath the cell membrane is called as basal body। उसके अंदर रिंग्स होती हैं, एमएस रिंग और एक सी रिंग भी होती है, तो एल रिंग भी होती है, रिंग्स होती है, हम अलग से उसको देखते हैं एडिशनल। कंपोजिशन कि फ्लैजिला किसके बने हुए हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल के नहीं बने हुए, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो उसका फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल का बना होगा। जैसे अगर आप यूग्लिना का फ्लैजिला देखें वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर फ्लैजिला है तो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होगा, बट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियम का फ्लैजिला इसकी कंपोजिशन फ्लैजिलिन प्रोटीन की है। फ्लैजिलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। रोल या फंक्शन क्या? लोकोमोशन का या मोटिलिटी का। अब हम बेसल बॉडी टर्म को सीखेंगे कि व्हाट इज अ बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी क्या होता है? एक जैसे आप बैक्टीरिया के अंदर आप देखेंगे, किसी भी एक बैक्टीरियम के अंदर ये जो एक प्लेट लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, इसका नेम होता है बेसल बॉडी। इसमें से जो आगे जो है फ्लैजिलम जो है जैसे अराइज होता है। तो बेसल बॉडी के अंदर जैसे फ्लैजिलर मोटर है, बेसल बॉडी ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिलर मोटर इज ब्रॉडली कंपोज्ड ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स। उसमें एक एलपी रिंग है, एक रॉड है, एमएस रिंग है और सी रिंग है। इन सब की कॉम्बिनेशन। अब ये सब कहाँ भी मौजूद है? ये सब इस तरह से मौजूद है अरेंजमेंट में। एक सेंटर में रॉड आ गई, बाकी एल पी एस सी रिंग होती है, कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड बेसल बॉडी। उसके बाद एक कर्व्ड पोर्शन होती है, उसे कहते हैं हुक कहते हैं। हुक के बाद ये फिलामेंट होता है और फिलामेंट के अंदर जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन होते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये बेसल बॉडी यहाँ से जो है फ्लैजिला की ओरिजिन होती है। बेसल बॉडी के अंदर एक रॉड होगी और बाकी जैसे ऐसी प्लेट्स हैं जिनका रिंग्स है, जिनका नेम होता है जैसे एल पी रिंग है, एम एस रिंग है और सी रिंग है। ये रिंग्स होती है, सेंटर के अंदर ये रॉड मौजूद है, बीनेथ द सेल वॉल ये स्ट्रक्चर होती है, और एक हुक होता है थोड़ा सा कर्व्ड स्ट्रक्चर। हुक के बाद जो स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, और ये फिलामेंट के अंदर जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन फिलामेंट, वो फिलामेंट के अंदर होगा। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो बेसल बॉडी को अगेन हम देखें कि बेसल बॉडी किस तरह से, बेसल बॉडी के अंदर जैसे एम रिंग, एस रिंग, पी रिंग, एल रिंग, इस तरह की रिंग्स होती है। और इसी तरह से ये पार्ट हुआ, ये बेसल बॉडी का हुआ, बीनेथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, और एक शार्ट ये ऐसे कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर इसे हुक कहते हैं। और हुक के बाद तीसरा सेक्शन होता है जिसे कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट के अंदर जो ये प्रोटीन है, इन प्रोटीन का नेम होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन ये जो फिलामेंट का सेक्शन होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, और यही आगे एक लॉन्ग थ्रेड और एक्सटेंशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये फिलामेंट जो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी हुई है। एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हुक, और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी कहते हैं। टोटल जो है बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी के अंदर जैसे सेंटर के अंदर एक रॉड है और रिंग्स है, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड बेसल बॉडी। दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज बेसल बॉडी। हुक के बाद फिलामेंट, फिलामेंट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, इस तरह से जो है एक फ्लैजिलम की अरेंजमेंट है। डिटेल नहीं है, बस हम आगे चलते हैं। उसके बाद पाइली है, प्लूरल पाइली, सिंगुलर पाइलस। तो एक हालो, हालो की मीनिंग होती है अंदर खाली होगा। हालो का मतलब होता है अंदर खाली होता है। फिलामेंटस थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर है, अपेंडेज है, स्मॉलर देन फ्लैजिला। जैसे आपको पता है फ्लैजिला की लॉन्ग एक्सटेंशन है, ये जो है उससे छोटा है। जैसे ये बैक्टीरियम है तो उसकी सरफेस पे ऐसे जो है थ्रेड लाइक ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पाइली कहते हैं। और इनका रोल होता है कॉन्जुगेशन में, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आएंगे और देन जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज करेंगे। कॉन्जुगेशन टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक टाइप है जिसमें बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज करते हैं। कुछ बुक्स में जैसे कहते हैं कि एडिशन की प्रॉपर्टीज भी इससे रिलेटेड है, किसी भी सरफेस के साथ अटैच होना, ये भी इन पाइली का रोल होता है। पर मेन रोल जो है कॉन्जुगेशन के अंदर है। हमारे बुक के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कॉन्जुगेशन का फिनोमेना किस तरह से होता है, यू नो वेरी वेल।
फिनोमेना इस तरह से होता है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आएंगे, एक बैक्टीरियम दूसरा बैक्टीरियम, और ये जो पाइलम सेल्यूलर मौजूद है तो एक दूसरे के साथ जैसे अटैक करेंगे तो एक बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के अंदर जाएगा, फिर दूसरे का जेनेटिक मटेरियल न्यू डोनर जो होगा उसका भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल इस तरह से आएगा, और जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज के अमल को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन कहते हैं। प्रोसेस बुक में नहीं है, पर हम नेक्स्ट आते हैं। कॉन्जुगेशन फाइली से रिलेटेड आप नोट करेंगे, फंक्शन भी आप साथ साथ में नोट करेंगे। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, एक कंपोजिशन का भी फर्क हुआ। ये जो पाइलस है प्लेन प्रोटीन के बने हुए, प्लेन, और वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए। तो ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, कंपोजिशन में भी फर्क है, फंक्शन में भी फर्क है, साइज में भी फर्क है। तो ये इस तरह से आप नोट करेंगे। उसके बाद जैसे अब हमारे जो कवरिंग्स है या लेयर्स है, उस सूरत में सबसे बाहर का कवर आपको पता है कैप्सूल है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। किससे, जैसे अगर कोई फैगोसाइटोसिस ना कर जाए या इस तरह से कोई केमिकल का अटैक ना हो जाए, तो इस वजह से एक शील्ड है, कवरिंग है। जैसे कैप्सूल जो है कवर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जो मेडिसिन होती है ना, आपको बताया उसके अंदर भी जैसे कहते हैं डॉक्टर साहिबान ने कैप्सूल लिख के दिया है, कैप्सूल की प्रिस्क्रिप्शन है। तो कैप्सूल नथिंग बट एक कवरिंग होता है, उसके अंदर मेडिसिन कोई और होती है, पाउडर या दाने वगैरह जो। तो इसी तरह से कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। किसका बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन। कंपोजिशन याद करेंगे, रोल क्या है, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, ताकि इसको कोई डब्ल्यूबीसी ना खा ना जाए। तो उससे बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये जो है शील्ड मौजूद होती है। फैगोसाइटोसिस कौन कराएगा, हमारे डब्ल्यूबीसी कराएंगे। जाहिर है बैक्टीरिया को इनकल्फ करने की कोशिश करेंगे, फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करेंगे, पर बाहर क्या होता है, बाहर जैसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड पड़ी है, तो उससे बचने के लिए इसने ये डेवलप किया है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जनरली उन्हें हम कहते हैं स्लाइम कैप्सूल कहते हैं, हेल्प्स इन पैथोजेनेसिटी, डिजीज काजिंग। पैथोजेनेसिटी, पैथो लफ्ज की मीनिंग होती है डिजीज, डिजीज करवाने में मदद देता है। जैसे आप स्टूडेंट्स ने चैप्टर 6 इंटर में पढ़ा होगा डीएनए की डिस्कवरी के हवाले से। जैसे एक बैक्टीरिया होते हैं आर टाइप, दूसरे होते हैं एस टाइप, याद है आपको, आर टाइप और एस टाइप। एस टाइप बैक्टीरियम जो होता है, एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ, स्मूथ क्यों, बिकॉज़ उसके अंदर ये कैप्सूल होता है। कैप्सूल होगा तो उसने एस टाइप ने, जैसे आपको पता है डिजीज करा दिया। एस टाइप वायरुलेंट होते हैं, यू नो वेरी वेल। एस टाइप जो वायरुलेंट होते हैं या डिजीज काजिंग होते हैं, एस टाइप वायरुलेंट है जिसे कहते हैं डिजीज काजिंग, जिसे कहते हैं डिजीज कॉजिंग। और आर टाइप जो है नॉन वायरुलेंट होते हैं, यू नो वेरी वेल। आर टाइप आर नॉन वायरुलेंट, ये नॉन वायरुलेंट होते हैं। एस टाइप जो होते हैं वायरुलेंट होते हैं। तो क्यों एस टाइप वायरुलेंट होते हैं, बिकॉज़ ऑफ जैसे सलाइन कैप्सूल की वजह से वायरुलेंट होते हैं, डिजीज करवाते हैं। पैथोजेनेसिटी, हेल्प्स इन पैथोजेनेसिटी। तो कैप्सूल की आप कंपोजिशन नोट करेंगे, कंपोजिशन के अंदर जैसे प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड होगा, डब्ल्यूबीसी इसको खाना जाए इस वजह से कैप्सूल होता है। और इसका रोल या फंक्शन क्या होगा, पैथोजेनेसिटी में इसका रोल या फंक्शन होता है। जैसे अभी हमने जैसे नोट भी किया था, डायग्राम भी जैसे हमने नोट की थी, सबसे बाहर का कवर जो होता है उसे हम कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। बाहर का कवर होता है कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे दूसरे नंबर पे जैसे सेल वॉल है, और तीसरे नंबर पे जैसे यू नो वेरी वेल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो साइटोप्लाज्म साइड पे सबसे पहला कवर जो है सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, और उसके बाहर जो है वो कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल पैथोजेनेसिटी में मदद करता है और बैक्टीरिया को इनगल्फ होने से बचाता है। अब हम आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, केमिकली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होते हैं, पेप्टाइड के फ्रेगमेंट किसमें होंगे, यकीनन प्रोटीन में होंगे, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड को शो कर रहा है वर्ड, ग्लाइकन रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट। तो मेन इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेग एंड नेम एक शॉर्ट फॉर्म है NAG और NAM, NAG और NAM, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ये सब ऐसे यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स है, मेन स्केलेटन। और इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए जो है प्रोटीन के शॉर्ट पेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन के शॉर्ट पेप्टाइड होते हैं। इसी वजह से पेप्टिडोग्लाइकन, अलग से एक डायग्राम में भी आएंगे,
पेप्टिडो ग्लाइकन, ये पेप्टिडो पार्ट है, पेप्टिडो पार्ट है, और ये जो पार्ट है ग्लाइकन पार्ट है, और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन, दो कंपोनेंट्स जिसके अंदर पेप्टिडो glycan. Peptido refers to peptides. Peptides nothing but short peptides are protein plus glycan refers to carbohydrate. ये इसकी कंपोजिशन होती है पेप्टिडो ग्लाइकन। सेल वॉल आपको पता है कि प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसी तरह से फंजाई की सेल वॉल जो है, फंजाई की सेल वॉल जो यू नो वेरी वेल काइटिन की बनी होती है, पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, जिसके अंदर ऐसे लॉन्ग फाइबर जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट के होंगे, नेग नेम ऐसी यूनिट्स होंगे। इन दोनों को आपस में लिंक करना एक साइड चेन भी होती है, वो पेप्टाइड सेक्शन है, प्रोटीन सेक्शन है उसकी है। तो यानी पेप्टिडो ग्लाइकन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, उसकी जो कॉम्बिनेशन होती है। नेग और नेम जो है पॉलीसेकेराइड है, नेग नेम आगे जो है बेसिक यूनिट होते हैं, आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो मेड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, और इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज है। आपको पता है कि ग्राम पॉजिटिव है और दूसरी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो सब बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके अंदर ये होता है कि एक एडिशनल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। अब देखिए इन दोनों मेम्ब्रेन्स को डिस्टिंग्विश करें। ये जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियम है, जैसे ये ग्राम नेगेटिव है, उसके अंदर एक एडिशनल लेयर होता है, ये एडिशनल लेयर है। एडिशनल लेयर उसके साथ ये लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, एडिशनल लेयर के साथ लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए ये जो आपको पता है 3 लेयर है अंदर की, तो सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, उसके दरमियान जैसे सेल वॉल होती है, बाहर कैप्सूल होता है, तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल का एक एडिशनल लेयर है लिपोपॉलीसेकेराइड, उसके साथ होता है एक एडिशनल लेयर है, वो किसके अंदर होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर एक ऐसा सेल वॉल का लेयर नहीं होगा, ऐसा एडिशनल एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होगी। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जैसे एक एक्स्ट्रा कवर होगा। जैसे एक क्रिस्टियन ग्रेम उसने एक डाई और स्टेन जैसे आइडेंटिफाई किया था, तो आप देखें डायग्राम में जैसे जो आपको पिंक नजर आएगी तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, और जो पिंक और दूसरा कलर कौन सा होगा? पर्पल जो होगा यकीनन वो ग्राम पॉजिटिव का होगा। तो इसी तरह से दूसरी जो पॉइंट है कि लाइक है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लेयर है उसका काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट काम होता है। एक्स्ट्रा लेयर जिसके अंदर होगा इनहिबिट्स अपटेक ऑफ एंटीबायोटिक। जैसे अगर कोई भी पर्सन अगर बीमार हो जाता है किसी रीजन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो जाहिर है एंटीबायोटिक्स तो देनी पड़ेगी। और इस बैक्टीरियम के अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के अंदर ये सलाहियत है कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल मेम्ब्रेन जो मौजूद है एंटीबायोटिक के इफेक्ट से बचाने को, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। कौन? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसी तरह से एक जो है लाइक सिंपल सी ट्रिक है कि ग्राम जो पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं होगी, और उसकी जो क्रिस्टल डाई के बाद पर्पल कलर अपीयर होगा, और जो ग्राम नेगेटिव होगा उसके अंदर जैसे पिंक कलर अपीयर होता है। तो ग्राम स्टेन मेथड एक होता है, जैसे उसके जरिए जैसे स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग करने के बाद जैसे आपको पता है कि अगर बैक्टीरिया आर स्टेन विद ग्राम स्टेन, तो ग्राम स्टेन नजर आएंगे, पर्पल नजर आएंगे जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, पर्पल। दे एब्जॉर्ब स्टेन एंड अपीयर जो है पर्पल कलर की जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन नजर आएगी, तो ये पॉजिटिव हो गए। और इसी तरह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन दे अपीयर पिंक, वो उनकी जो एक्सटर्नल जो वॉल है उसकी जो पिंक कलर होगी। क्यों पिंक कलर होगी? बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्टेन, और इस वजह से जो है ये पिंक कलर इनका हो जाता है। तो इस तरह से जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। बाकी जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो पेप्टिडो ग्लाइकन, सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो पेप्टिडो ग्लाइकन है। नेग नेम के मानते हैं कि नेग और नेम किस तरह से होते हैं। जैसे आप देखें नेग नेम, जैसे ये जो यूनिट्स है ये कार्बोहाइड्रेट के नेग और नेम, ठीक है, नेग और नेम। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन NAG NAM, एन एसिटाइल
म्यूरिनिक एसिड NAM शॉर्ट है। तो इसके अंदर जो ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है नेग नेम इस तरह से नेग नेम शॉर्ट फॉर्म है नेग और नेम। और इनको आपस में लिंक कौन करता है, जैसे आप देख रहे हैं कि शार्ट पेप्टाइड्स है एक दूसरे के अंदर इनको लिंक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये नेग और नेग इस तरह से नेम, और ये जो पेप्टाइड्स है शार्ट पेप्टाइड है एक दूसरे के दरमियान। जैसे जो मेन फ्रेमवर्क है वो कार्बोहाइड्रेट का, जिसके अंदर नेग और नेम इस तरह की यूनिट्स है। इनको आपस में लिंक करने के लिए, जैसे आपको पता है शार्ट पेप्टाइड है, फ्यू अमीनो एसिड के होते हैं, इतनी बड़ी लेंथ भी नहीं होती है। इसी वजह से बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन इन नेचर है। तो पेप्टिडो पार्ट किसको शो करते हैं, ये पेप्टिडो पार्ट जो है ना प्रोटीन की छोटी फ्रेगमेंट्स है, इनको ग्लाइकन पार्ट किसको, जो मेन फ्रेमवर्क है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें नेग और नेम N-acetyl glucosamine and N-acetyl uralic acid NAM। तो ये इस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट के मेन स्केलेटन और इनको आपस में क्रॉस लिंक करने का जो काम होता है वो प्रोटीन के छोटे फ्रेगमेंट्स होती है, जिन्हें हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो रेफर्स टू पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकन रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट। तो जो एसटीपी बुक की जो पॉइंट्स है, तो एसटीपी बुक नेक्स्ट हम आएंगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो इनसाइड द सेल वाला, तो तरतीब आपने याद कर ली थी, बाहर कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे जो सेल वाल है और सेल वाल के नीचे जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस तरह की लेयर्स की अरेंजमेंट है, मेम्ब्रेन्स की अरेंजमेंट है। इनसाइड द सेल वाल इज द सेल मेम्ब्रेन, और सेल वाल के साथ फ्यू पॉइंट्स पे अटैच टू फ्यू पॉइंट्स, और पोरस भी है। पोरस का मतलब है कि हैविंग पोर्स, जिसके जरिए मटेरियल्स की जो मूवमेंट वगैरह होती रहती है। आयन चैनल्स है, मटेरियल की मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड द सेल होती रहती है। किसकी बनी हुई है, जाहिर है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है यू नो वेरी वेल, लिपिड एंड प्रोटीन की होती है। रोल या फंक्शन क्या है, रोल या फंक्शन है रेस्पिरेशन। ये सवाल काफी बार टेस्ट में आ चुका है। जाहिर है बैक्टीरिया के अंदर नो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ भी होगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का अमल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफी बार जैसे सवाल आ भी चुका है कि बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल कहाँ पे होगा, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन का जो अमल होगा सेल मेम्ब्रेन के जरिए, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, मेसोसोम पे आएंगे, साइटोप्लाज्म का सेक्शन है, उसके अंदर मेसोसोम भी है, साइटोप्लाज्म का सेक्शन जिसके अंदर मेसोसोम। जैसे आप देखें कोई बैक्टीरियम जो होता है ना, उसके अंदर इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मॉडर्न रिसर्च है वो कहती है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है मेसोसोम जैसी फंक्शन ऑर्गेनेल जैसे जो बताए गए ना, वो इसका रोल ये फंक्शन नहीं है। मेसोसोम आर जस्ट इन्वेजिनेशन ऑफ द इन्वेजिनेशन, इनवर्ट फोल्डिंग जो होती है मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मेसोसोम कहेंगे। और इनकी शेप थोड़ी सी वेरियस टाइप की, जैसे वेसिकल की सूरत में है, टिब्यूल या छोटे ट्यूब की सूरत में, लेमिला का मतलब होता है थिन कवर और मेम्ब्रेन प्लेट लाइक अरेंजमेंट होती है ना, उससे हम कहते हैं लेमिला कहते हैं। तो इनकी मेसोसोम्स की जो शेप्स वेरिएबल जो बुक में फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, भले रिसर्च जो कुछ कहे, बट हमारे बुक के अंदर जो मेसोसोम के फंक्शंस हैं आप इन्हें याद करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक्टीरिया के हवाले से, मेसोसोम का फंक्शन। डीएनए रेप्लिकेशन में इनका रोल है, सेल डिवीजन में रोल है, रेस्पिरेशन में रोल है, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके फंक्शन है आपने याद करना है। कैसे होते हैं तो आपका ये काम नहीं है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड आगे की टॉपिक है, पर आप याद करेंगे कि दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द मेसोसोम। तो अभी हमने जैसे देखा कि मेसोसोम की जो शेप किस तरह की होती है, शेप्स वेरियस शेप्स होती है। जैसे ये इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड
मेसोसोम ये इन्वेजिनेशन है। सेल मेम्ब्रेन की, अब देखो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, उसके अंदर एक शेप ऐसी होती है लेमिलर शेप, लेमिला की मीनिंग होती है प्लेट लाइक, एक ऐसी शेप होती है ट्यूब्यूल लाइक, छोटे ट्यूब्स होंगे, एक ऐसी शेप होगी जो वेसिकल की तरह होगी। तो इस तरह से जो है मेसोसोम की जो शेप्स होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जिनका रोल डीएनए रेप्लिकेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम है, इस तरह के काम होते हैं उनके अंदर, इनका रोल होगा। बाकी अदरवाइज जैसे मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा फंक्शन नहीं है, ये जस्ट कहते हैं कि इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही है, और क्या हो रहा है इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर कुछ रॉड की तरह है, वेसिकल की तरह है, लेमिला की तरह है, ऐसी स्ट्रक्चर है इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगेन फंक्शंस को आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम, ये जो है मेसोसोम की फंक्शन है। इवन जो चैप्टर 4 है ना, जो ओल्ड बुक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है, उसके अंदर भी जैसे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेसोसोम नहीं। जो भी है बहरहाल हमें याद करना, फंक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेसोसोम। उसके बाद नेक्स्ट मान लें न्यूक्लियोइड रीजन पे आते हैं। न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन लफ्ज का मतलब है न्यूक्लियस लाइक रीजन। तो न्यूक्लियस लाइक रीजन उसके अंदर एक यकीनन डीएनए होता है, सर्कुलर सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए की जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो उसे कहेंगे कि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फर्क क्या होता है कि जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के हवाले से, यूकैरियोटिक जो सेल होता है आपको बताया उसका 2 न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। ये दोनों चीजें इस बैक्टीरियम में नहीं है। इसी तरह से इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते। तो ये चलते कि थोड़ी सी डिफरेंस है। दे आर एग्रीगेटेड इन अ शेप कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडी और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जैसे ये बैक्टीरियम और उसके अंदर जैसे एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम और क्रोमेटिन बॉडी, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और क्रोमेटिन बॉडी। ठीक है, इस तरह से ये क्रोमेटिन बॉडी। उसके बाद प्लाज्मिड की हेडिंग पे आएंगे, जो एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जिसके जरिए कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। पर एक एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इंटर क्लास के अंदर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर भी है, उसके अंदर आपने देखा कि उसके अंदर काफी सारे जो है ऐसे जीन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एक जीन है जिसका नेम है EMPR जीन, अगर आपको याद हो EMPR जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। इसी तरह से एक जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, उस रिस्ट्रिक्शन साइट के अंदर आपको पता है कि ये अगर साइट को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा ओपन हो जाता है, अदरवाइज ये एंजाइम भी बनाता है, अदरवाइज यही जगह जो एंजाइम भी बनाती है। इसी तरह से जो है काफी और भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो बाकी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और इसका जो जेनेटिक रिसर्च के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके अंदर फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके हम कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो फीचर्स में एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर रिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के तौर पे काम करता है। ये इसका रोल या फंक्शन होता है, जिससे हम कहते हैं लाइक कि ये हुआ दैट इज प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए होती है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका रोल होता है, जिससे हम कहते हैं प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड की बात देना हम आएंगे, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पे आएंगे कि बेसिकली शेप जो है बैक्टीरिया की 4 है हमारे इसकी भी बुक के अंदर। कोकाई, प्लूरल, सिंगुलर, कोकस, वर्ड मीनिंग वेरी अराउंड, वर्ड मीनिंग याद करें जरूरी होता है। बेसिल है, प्लूरल है, बेसिलस सिंगुलर। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कहते हैं बेसिल है। कोकाई जो स्फेरिकल होते हैं ये कोकाई है। इसी तरह से स्पाइरिला क्वाइल्ड हेलिकल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइरिला कहते हैं। इसी तरह से वाइब्रियो जो स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, उनकी अपीयरेंस जो है स्लाइटली कर्व्ड होती है, स्लाइटली कर्व्ड, नॉट डीपली कर्व्ड, स्लाइटली दे आर कर्व्ड। तो इस वजह से हम उसे कहते हैं कि ये जो वाइब्रियो और कॉमा शेप स्ट्रक्चर इनकी होती है। तो ये 4 किस्में हर एक टाइप के नेक्स्ट आते हैं। जैसे 4 किस्में तो हर एक टाइप के नेक्स्ट आते हैं। पहला जो टाइप है उसमें ये तस्वीर भी देख लेंगे। नंबर 1
कोकाई, कोकाई की जैसे उसकी वर्ड मीनिंग आपको पता है कि राउंड और स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। एक फीचर है जो बहुत जरूरी है कि आइदर फ्लैजिला होता है या नहीं होता, ये जरूर याद रखेंगे हर एक कैटेगरी के अंदर। तो कोकाई आर नॉन फ्लैजिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है। मोनोकोकस यानी एक ही जैसे ऐसा स्फेरिकल। डिप्लोकोकस, डिप्लो डाई की मीनिंग होती है दो। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो की मीनिंग होती है चैन की तरह, स्ट्रेप्टो लफ्ज की मीनिंग ही होती है चैन। कोकाई होते हैं पर ये चैन की सूरत में होते हैं, चैन ऑफ कोकाई निकाले स्ट्रेप्टोकोकस। टेट्राहेड्रल, अगर जैसे 4 कोकाई हो एक जैसे क्यूब की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसी तरह से सार्सिना, सार्सिना इज द क्यूब ऑफ 8। जिस तरह से ये 4 तो है, आपने कई ऐसे लाइक खिलौने बच्चों के वगैरह देखे होंगे जिनके अंदर 8 पीसेस होते हैं और 4 एक तरफ से होते हैं और 4 दूसरी तरफ से। तो क्यूब ऑफ 8 इज सार्सिना, क्यूब ऑफ 8 कोकाई इज कॉल्ड सार्सिना। आखिरी कैटेगरी है स्टेफाइलोकोकस, लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स, लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स। इस तरह के अरेंजमेंट में जो कोकाई होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। बहुत ही आसान सी लाइक टर्मिनल आप इनको याद कर सकते हैं। मोनोकोकस हैविंग वन राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर, डिप्लोकोकस 2, स्ट्रेप्टो की मीनिंग है चेन, इसी तरह मीनिंग है 4, सार्सिना द बंच ऑफ द ग्रेप्स हो, इन्हें हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन एक इलस्ट्रेशन है जैसे मोनोकोकस यानी मोनो की मीनिंग ही जैसे 1 है मोनोकोकस, डिप्लोकोकस 2 कोकाई। अच्छा कभी कभार ऐसे भी डिप्लोकोकस होते हैं उनके बाहर एक कैप्सूल होता है जैसे नीमोकोकस बैक्टीरिया में उसकी एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो की मीनिंग ही चैन है। सार्सिना एक टेट्राड है और दूसरा सार्सिना, दोनों में आप जैसे फर्क देखें। टेट्राड के अंदर जस्ट 4 जो है 4 जो ऐसे स्फेरिकल है और सार्सिना होते हैं उसके अंदर ऐसे 8 होते हैं, 4 एक तरफ से 4 दूसरी तरफ से। तो इस तरह से लाइक जो क्यूब की तरह होते हैं तो इसे हम कहते हैं सार्सिना कहते हैं और ये टेट्राड है। इस तरह से ये जो कैटेगरीज है फर्दर कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं है, आप जैसे एनटीटीज की स्टूडेंट है तस्वीर को देख के भी आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद जैसे दूसरी कैटेगरी में आते हैं बेसिलाई। बेसिलाई में बी फ्लैजिलेटेड, ठीक है, में बी फ्लैजिलेटेड। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, में बी फ्लैजिलेटेड यानी उसके अंदर एक फ्लैजिला भी हो सकता है और ये उनकी ओवरऑल जो शेप होती है वो शेप होती है रॉड लाइक होती है। वर्ड से जाहिर है कि रॉड लाइक इनकी शेप होगी। आगे फर्दर जो कैटेगरी कौन सी है, एक सिंगल वर्ड को सीखने की कोशिश करें जैसे स्ट्रेप्टोबेसिलाई। स्ट्रेप्टो लफ्ज की मीनिंग की चैन है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबेसिलाई एक ऐसी चैन जिसके अंदर ऐसी रॉड लाइक जैसे बैक्टीरिया मौजूद है। डिप्लोबेसिलस, डिप्लोडाई और इस तरह से 2 अगर बेसिलाई होंगे तो डिप्लोबेसिलस, पेयर ऑफ बेसिलाई, डिप्लोबेसिलस, इस तरह की अरेंजमेंट होगी। 2 मजीद नए टर्म आप सीखेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर। जैसे ये बेसिलाई है बैक्टीरिया, तो आप जैसे देखिए नंबर 1 जैसे बेसिला रॉड, बेसिलस सिंगुलर होता है रॉड लाइक है। इसी तरह से डिप्लोबेसिलस, डिप्लो की मीनिंग होती है 2। स्ट्रेप्टोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस चैन की सूरत में होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। 2 कौन सी नई टर्म, एक होता है कोकोबेसिलस, कोकोबेसिलस। आप इसे कोकाई बैक्टीरिया में रखेंगे या बेसिलाई बैक्टीरिया में रखेंगे, ये बेसिलाई बैक्टीरिया होता है क्योंकि इसकी जो ओवरऑल जो है दोनों के दरमियान इंटरमीडिएट है, दोनों के दरमियान इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट कैटेगरी में होता है। पर रखेंगे हम इनको जो बेसिलाई में ओवाइड स्ट्रक्चर होती है, जस्ट रॉड जैसी नहीं होती है, ओवाइड स्ट्रक्चर होती है, सेंटर जरा थोड़ा सा थिक होता है और इसको कहेंगे हम कोकोबेसिलस, कोकोबेसिलस। इसी तरह से एक और बैक्टीरिया में पेलिसेड, पेलिसेड कहते हैं दीवार की तरह या जिस तरह से कोई पिकेट होती है, जैसे आपने गांव देहातों में देखे होंगे ऐसे लकड़ियां जो होती हैं उनकी कतार जो पूरी बनाते हैं और उसमें कोई एक पिकेट फेंस, कोई पिंजरा या कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनमें स्ट्रेट जैसे लकड़ियां ऐसे लगाई होती है, वाड़ दीवार के जो कुछ है। तो पेलिसेड की अरेंजमेंट भी इसी तरह से होगी, पेलिसेड की अरेंजमेंट, पेलिसेड भी जैसे अगर बेसिलाई कैटेगरी में आते हैं, पेलिसेड की कैटेगरी, पेलिसेड दे आर इंक्लूडेड इन बेसिलाई कैटेगरी, ये बेसिलाई में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं स्पाइरिलम,
स्पाइरुला वर्ड से जाहिर है कॉइल्ड है, हेलिकल है, स्पाइरल है और फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। स्पाइरल, कॉइल, हेलिकल, कार्प स्क्रू लाइक शेप होती है, लॉन्ग, सिलेंडर, फ्लेक्सिबल है और इनके अंदर में भी फ्लैजिलेटेड, कुछ फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पाइरुला, पर इसकी एक थोड़ी सी डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म है, आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं। जैसे 3 इसकी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी होती है। जैसे एक नंबर 1 कैटेगरी वाइब्रियो या गामा होती है, तो इसके अंदर स्लाइटली कर्व्ड होगी। जैसे देखिए इसमें आप देखिए कर्व तो मौजूद है पर दे आर स्लाइटली कर्व्ड, और फ्लैजिला भी मौजूद है स्लाइटली कर्व्ड, हल्की एक कर्व होगी, गामा लाइक स्लाइटली कर्व्ड। वाइब्रियो होंगे तो उन्हें हम कहेंगे स्लाइटली कर्व्ड वाले बैक्टीरिया। और इसी तरह से स्पाइरिला या स्पाइरिलम जो है उनके अंदर डीपली कर्व्ड होगी, जैसे डीपली कर्व्ड, देखिए कितनी बड़ी कर्व है, डीपली कर्व्ड होगी। एक स्लाइटली कर्व्ड, दूसरे हैं डीपली कर्व्ड। स्लाइटली कर्व्ड तो चलो वो वाइब्रियो और गामा जो शेप जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइटली कर्व्ड है, ये होगी डीपली कर्व्ड होगी। इसी तरह से एक तीसरी कैटेगरी स्पाइरोकीट है। स्पाइरोकीट है उनके अंदर लॉन्ग, सिलेंडर, फ्लेक्सिबल, कार्प स्क्रू लाइक बैक्टीरिया होगा। उनका एक फ्लैजिला होता है, एक खास किस्म का एक फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये खास किस्म का इनके अंदर एक फ्लैजिला होता है जो इस तरह की फ्लैजिला नहीं होंगे जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइरिला के अंदर जो मौजूद है, ठीक है। वो आगे नए सिलेबस के अंदर ड्रामे में उनको सिखा लूंगा। एंडोफ्लैजिला उसे कहते हैं, ये एक्सियल फाइब्रिल का फ्लैजिला होते हैं। पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला उसे कहते हैं, जो किसके अंदर होता है, वो जस्ट होगा स्पाइरोकीट के अंदर। ये ऐसा जो स्पाइरोकीट के अंदर होगा। जो स्पाइरिलम है उसके अंदर फ्लैजिला होते हैं जो नॉर्मल फ्लैजिला होते हैं, इस तरह से डीप कर्व्ड होते हैं। जो वाइब्रियो होते हैं वो स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इन तीनों के अंदर जैसे फर्क है, 3 आर डिफरेंट शेप्स। वाइब्रियो स्लाइटली कर्व्ड, स्पाइरिला डीपली कर्व्ड, फ्लैजिला नॉर्मल होते हैं। और इसी तरह से जो स्पाइरोकीट्स होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म का एक जैसे फ्लैजिला होता है, जैसे कहते हैं फ्लैजिला, पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला कहते हैं, उसकी अरेंजमेंट में ये स्ट्रक्चर होती है। तो एनीवे हम नेक्स्ट आते हैं। ये अगेन जैसे आप देखें एक और इलस्ट्रेशन, जैसे वाइब्रियोज होंगे स्लाइटली कर्व्ड है, बेसिला तो चलो हो गए। स्पाइरिला जो डीपली कर्व्ड है, डीपली कर्व्ड है स्पाइरिला। और इसी तरह से स्पाइरोकीट होते हैं उनके अंदर एक एंडोफ्लैजिला इसकी खास फीचर होती है। अब देखें यहाँ पे फ्लैजिला है ही नहीं, यहाँ पे दोनों एंड पे फ्लैजिला नहीं है, एंडोफ्लैजिला इसका एक खास फीचर है। उसके बाद आई आखिरी कैटेगरी है शेप के बाद वाइब्रियो और गामा शेप स्लाइटली कर्व्ड है, मे बी फ्लैजिलेटेड। और आपको पता है कि डिजीज का सबब बनते हैं बैक्टीरिया कॉलरा का। वाइब्रियो कॉलराई बैक्टीरियम का नेम है, वाइब्रियो कॉलराई इज द नेम ऑफ बैक्टीरियम जो कॉलरा डिजीज का जो है सबब बनता है, वाइब्रियो कॉलराई, ठीक है। वाइब्रियो कॉलराई इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग में आते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एसटीबी बुक पे आप आएंगे, एसटीबी बुक जिनमें अगर नहीं है तो आप बेचे बस सुने, अदरवाइज जैसे जिनमें बुक्स में है तो उनको देखें। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाहिर है ह्यूमन बीइंग को नुकसान देता है। तो अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या डिजीज होती है तो पहला लाइक हम काम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि उसे इन्फेक्टेड पर्सन का इलाज कराएंगे, डॉक्टर साहिबान की बात लेके जाएंगे, मेडिसिन यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, और ताकि वो बैक्टीरियल डिजीज किसी दूसरे पर्सन में ना जाए। जैसे ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का आप एग्जाम्पल दें, अगर एक पर्सन को होती है तो आपको पता है दूसरे पर्सन में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो जाहिर है अब हम कहेंगे यार ये इसका तो इलाज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, इसका मतलब है वैक्सीन करवाई जाए। एहतियातन क्यूरेटिव इन नेचर होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये इलाज का जो तरीका होता है क्यूरेटिव इन नेचर है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। एडवांस में जैसे आप कहेंगे इलाज का एक तरीका है, किसी को टीबी नहीं हुई पर उससे पहले बचने के लिए टीबी की वैक्सीन जो लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव इन नेचर, क्यूरेटिव इन नेचर, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, ऐसी ट्रीटमेंट को कहते हैं। नंबर 3 डिसरप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन। तो कोशिश करेंगे ऐसी मेडिसिन, ड्रग या ट्रिक्स लें जिसके अंदर जो लाइफ साइकिल है पैथोजन का कंप्लीट ना हो।
अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो जाहिर है आपको पता है कि न्यू जो बैक्टीरिया बनते हैं, कई नए बैक्टीरिया बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तादाद ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो बॉडी के अंदर भी नुकसान दे सकते हैं और आगे जाके दूसरे पर्सन को भी नुकसान दे सकते हैं। इस वजह से लाइफ साइकिल को जो है बिल्कुल जो है डिस्टर्ब किया जाए किसी भी स्टेज पे, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना कर सके। क्वारंटाइन किया जाए, जिससे कोविड के अंदर करंटीना, पता नहीं एक ऐसा लफ्ज है, सही लफ्ज है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन की मीनिंग जैसे आप सब जानते हैं, अगर किसी को कोविड हो रहा था तो आपको पता है उसको एक अलग कमरा दे दिया, वार्ड अस्पतालों में अलग बनाए दिए जाते हैं, खाने के बर्तन जैसे अलग किए जाते हैं और उनसे मिलना जुलना कम होता है, आइसोलेट करते हैं, तो उससे कहते हैं क्वारंटाइन कहते हैं। उसका मकसद ये होता है कोई नफरत नहीं, पर ये बैक्टीरियल डिजीज है कोई दूसरे पर्सन में ना फैल जाए। इस वजह से बड़ी हॉस्पिटल्स में जब ऐसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो ऐसे वार्ड जो है क्रिएट किए जाते हैं और उनके अंदर अलग ही किस्म के जैसे वो मरीज वगैरह रखते हैं। क्वारंटाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द रिजर्वायर होस्ट। बैक्टीरिया आ कहाँ से रहे हैं, जैसे आप कोविड डिजीज के अंदर आपने देखा कि भाई ये जो कोविड का वायरस इसका सोर्स क्या है, तो वो तो बैट्स तक पहुंच गए थे कि बैट्स है। तो इसी तरह से जो हमारे यहाँ गंद किचरा ये ढेर लगे हुए ये सारे सोर्सेज है बैक्टीरिया के, तो सोर्सेज को खत्म करेंगे तो या मक्खियां या हाउस फ्लाई ये बैक्टीरिया के सोर्सेज है, हम इनको खत्म करेंगे तो बैक्टीरियल डिजीज जो है वो ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल करें। पहली बात आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर होस्ट, कि भाई ये बैक्टीरिया है कहाँ, इनका ओरिजिनल रिजर्वायर क्या है, होस्ट क्या है। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे ना, फिर कहेंगे आपके पास जो मरीज आएगा फिर कहेंगे आप किससे लाएंगे, इससे ताल्लुक रखते हैं। बिकॉज डॉक्टर साहिबा को पता होता है कि सेम टाइप की मरीज जो है वो आ रहे धड़ा आ रहे हैं, एक ही दिन में इतने ज्यादा मरीज आए, तो पूछे आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब है कोई आपका कोई इंट्रो नहीं ले रहे, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये क्या रीजन है जिसकी वजह से एक ही इलाके के जो है वो एक सेम टाइप की डिजीज के लोग आ रहे हैं। तो एक जो थोड़ा सा उनका अपना एक एनालिसिस होता है, फिर देखा जाता है कि इधर उस जगह पे ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से सेम टाइप के मरीज हुआ रहे हैं। ठीक है, अगर वाकई विल होती है तो जाहिर है कि बी टीम होगी, उधर भेजेंगे और इलाकों के अंदर जाए देखेंगे कि ये मरीज एक किस्म के आ रहे हैं, इसमें क्या है ऐसी खास बात, गंद का ढेर है तो उसको निकालें, बीमारी कम हो जाए। हेल्थ अवेयरनेस ये जरूरी होती है। जैसे कल आपने एक हेल्थ अवेयरनेस आप नोट 1 2 3 ऐसे करके नहीं गिनेंगे, तो ये हेल्थ अवेयरनेस है। पहले अवेयरनेस ही नहीं थी, बिकॉज पहले तो करेंसी थी, हम करेंसी गिन रहे हैं, 2 नोट साथ ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। अब हेल्थ अवेयरनेस, जैसे जो आजकल तो जो मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी डिजीज आती है तो उसकी सब कुछ जो है लाइक आपके मोबाइल में आ जाता है कि भाई ये डिजीज है, इस तरह से फैलती है, कंट्रोल कैसे किया जाए, डिजीज से हम बच कैसे सकते हैं, तो इसे हेल्थ अवेयरनेस। वरना जैसे बजट खत्म करनी होती है डॉक्टरों की तो बड़े सेमिनार, पोस्टर, रैली ये सब निकालना, अखबारों के अंदर इश्तिहार देना, टीवी के अंदर इश्तिहार देना, ये सब हेल्थ अवेयरनेस होती है। इस तरह से डिजीज को जो है कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों तक उस डिजीज के फिनोमेना के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में पता चले, तो खुद ही लोग अवेयर हो जाएं और डिजीज को कंट्रोल करने में मदद दें। सर्विलेंस सिस्टम एक रखा जाए। सर्विलेंस सिस्टम का मतलब ये होता है, बड़ी हॉस्पिटल्स होते हैं, जब भी कोई ऐसी डिजीज आउटब्रेक होती है, बीमारी होती है, तो एक लाइक रजिस्टर रखते हैं, एक डेस्क बनाते हैं, एक वार्ड स्पेशल बनाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि भाई आज इस फिला मर्ज के कितने पेशेंट इधर आए, कितने मरीज ठीक होके घर वापस गए, दोबारा से डेली बेसिस पे कितने नए आ रहे हैं। आपने नहीं देखा कि कोविड के दौरान मैसेज आता था शाम के वक्त, फिलहाल जिले के अंदर हेडक्वार्टर से ये मैसेज आया, इस जिले के अंदर इतने मरीज, इस जिले के अंदर इतने मरीज ठीक होके घर चले गए, इतने नए आए, इतने लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर जब होगी तो हम किसी भी एक इन्फेक्टियस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे ये डेटा आप नहीं रखेंगे तो हम लोग कहते हैं हम तो बीमारी का इलाज कर रहे हैं। भाई क्या इलाज कर रहे हैं, लोग तो मर रहे हैं या लोग और ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर होनी चाहिए, सर्विलेंस सिस्टम एक होना चाहिए, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होनी चाहिए। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कैसे की जाती है, स्टरलाइजेशन के जरिए या हाई टेम्परेचर पे, खासतौर पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके जरिए सर्जरी करते हैं तो उनकी स्टरलाइजेशन का होना जरूरी है। एंटीसेप्टिक एंटीबॉडी, ये कीमोथेरेपी की हेडिंग में केमिकल्स होते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक साबुन वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर डब्बी भी लिखा होता है एंटीसेप्टिक इन नेचर है। तो एंटीबॉडी भी इंट्रोड्यूस कभी कभार कराए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया की जो किलिंग हो सके।
ये सब स्ट्रेटेजीज होती है, ये सब तरीके होते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के, क्योंकि हमारी जो हेडिंग ही है, हमारी हेडिंग है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, हाउ टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल इस तरह से भी किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडीज और इम्यून सेल। इस तरह से जो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की डिजीज को जैसे हम रोक सकते हैं, इम्यूनाइजेशन मेथड वैक्सीनेशन तरीके के जरिए हम रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन तरीके, वैक्सीनेशन बाय इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन एक टर्म होता है। तो इम्यूनाइजेशन जिसमें एक प्रोटेक्टिव नेचर है, यू नो वेरी वेल, किसी भी बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट जो एक प्रोटेक्टिव नेचर होती है वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। ऐसे नहीं कि एक वैक्सीन आपने ले ली कि हाँ अब सब बैक्टीरिया मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं, हर डिजीज की अलग सी वैक्सीन होती है, वो लेनी पड़ती है। प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज एंड हेल्प्स एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू फाइट विद पैथोजन। तो ये इस तरह से भी जो है हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन जैसे आपने पढ़ी है, तो उसके अंदर जैसे दो ही टर्म आप नोट करेंगे। एक जैसे वैक्सीनेशन होती है जो ओरली दी जाती है, जैसे पोलियो वायरस की वैक्सीन का जनरल हेडिंग है। पोलियो तो बाय द वे वायरल डिजीज है। आप फिर कहेंगे कि भाई आप पोलियो क्यों पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन। तो एक वैक्सीनेशन ऐसी होती है जिनकी इंजेक्शन दी जाती है, जैसे टेटनस की वैक्सीनेशन है। वैक्सीन के अंदर होता क्या है, जैसे आपने बहुत ज्यादा आपने रिसर्च चंद सालों के अंदर जो है उसकी हेडिंग्स पढ़ी होगी कोविड के दौरान, या इनएक्टिव या डीनेचर्ड पार्ट ऑफ पैथोजन होता है, इनएक्टिव या डीनेचर्ड पार्ट ऑफ पैथोजन होता है जो स्टिमुलेट करेंगे अंदर जिस भी पर्सन के अंदर वो इनएक्टिव डीनेचर्ड पार्ट रहेंगे, बदले में एंटीबॉडीज बनाएंगे। इनएक्टिव वीकेंड पार्ट ऑफ पैथोजन या पैथोजेनिक प्रोडक्ट्स होगा, वो स्टिमुलेट करेंगे हमारे लाइक बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स होंगे, ताकि एंटीबॉडीज बन जाए। एंटीबॉडीज बनने के बाद जैसे आपको पता है जब भी वो पैथोजन आता है वो खुद ही किल हो जाता है। इस तरह से जो वैक्सीनेशन का तरीका होता है, वैक्सीन करने से जो यकीनन बच जाते हैं आप। उसके बाद जैसे रोल है, इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके हवाले से आपको पता है कि हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक यूजफुल बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया। उन दो हेडिंग में पढ़ेंगे, यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, जब भी आपको कहें कि ये सिलेबस नया आया है, कौन सा आया है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप जो है एक www करें, www.emc.pk है ना, pk org का है, PMDC है क्या? हाँ देखो, अब देखो कितने अलर्ट हो गए। इसका मतलब है कि आप जो है ना ये जानते हैं कि PMC नहीं है, PMDC हो गया। वेरी गुड। तो उसके अंदर जो है सिलेबस होता है, चंद एक स्टूडेंट है, पता नहीं उनको कौन ऐसे कंप्यूटर का दौर है, रंगीन पेज बना के हेडिंग दे के ये लो आ गया सिलेबस, तुमने हमें फलां ने दिया सिलेबस, ये आ गया। देखो आप हमें पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। एक स्टूडेंट ने कहा सर आप तो हमसे धोखा कर रहे हैं, पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस तो नया आ गया। उसमें इतनी जरूरत नहीं है कि जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसमें जाके देखेंगे PMC का सिलेबस कौन सा है, और इल्जाम हम भी लगा रहे हैं आप हमसे धोखा कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे स्टूडेंट भी है, हम धोखा कर रहे हैं। यही वेबसाइट होती है, इस पे जो कुछ चेंज आती है सिलेबस से हर तरह से, जो वहीं से आप देखा करें और वहीं पे जो सिलेबस आता है। तो सिलेबस के हवाले से जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले यूजफुल एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। यूजफुल एस्पेक्ट के हवाले से नंबर 1 जो हेडिंग है डीकंपोजर्स की है। डीकंपोजर जैसे आपको पता है कि हमने कई बार जैसे रेगुलर क्लासेस में पढ़ा है, डीकंपोजर बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरी इकोसिस्टम के हवाले से। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होता है ना, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट। और सनलाइट को ट्रैप करने वाले यू नो वेरी वेल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, और जब ये फूड मैन्युफैक्चर करते हैं तो देन इनको खाने वाले जो हर्बीवोर्स होते हैं, देन हर्बीवोर्स को जो है कार्निवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को देन कार्निवोर्स खाते हैं। इसी तरह से एक टाइम के बाद जैसे यू नो वेरी वेल कि
इनकी डेथ हो जाती है। ग्रीन प्लांट्स की भी डेथ हो सकती है, हर्बीवोर्स की भी डेथ हो सकती है, कार्निवोर्स की भी डेथ हो सकती है। जब डेथ होगी तो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनकी बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं। एक होते हैं बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे होते हैं फंजाई होते हैं। बैक्टीरिया भी बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं, प्लस में फंजाई भी इनकी डेड बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं। जो मर जाते हैं ये एनिमल इनकी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। डीकम्पोज करने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज जिसके बने हुए उसी में के अंदर, जैसे सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही चीजें वापस सॉइल से, जमीन से ग्रीन प्लांट से को यूज करेंगे। और इसी तरह से मटेरियल्स की साइकिलिंग एज वेल एज एनर्जी फ्लो, दोनों का जो काम हुआ उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैक्टीरिया। तो जिसकी सॉइल के अंदर, जिस सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे वो सॉइल जो है फर्टाइल सॉइल होगा। ऐसा सॉइल फर्टाइल होगा जिसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, डीकम्पोजर बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में उनका एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इन इकोसिस्टम, उसको मेंटेन कराने में भी इन बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे देखिए बैक्टीरिया कुदरत ने जो चीज बनाई है उसके हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई रोल होता है। जैसे ये देखिए बैक्टीरिया को हम कब अहमियत देते हैं कि बैक्टीरिया भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कहते हैं इंपॉर्टेंट वो फला पर्सन है, ये है, वो है, वो इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान अच्छा कराते वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, पढ़ाते वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से कई हमारे आइडिया है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से जो है कहते, कब कहते हैं कि हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जाता ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता कि ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांट्स इमेजिन करते हैं, ऐसा होता नहीं है और ना ही होगा और ना ही हो, अगर ये प्लांट अगर खत्म हो जाए तो हर्बीवोर तो मर जाएंगे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो ग्रीन प्लांट पे करते हैं। अगर हर्बीवोर मर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये कार्निवोर क्या करेंगे, भले जिस तरह ये शेर है, कुछ भी है, लायन है, टाइगर है, बड़ा ही एनिमल क्यों ना हो, ताकतवर है, पर ये खाता किसको, हर्बीवोर को। हर्बीवोर नहीं होगा तो ये कार्निवोर भी मर जाएगा, कार्निवोर भी मर जाएगा। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल ये कार्निवोर अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, देखें इनडायरेक्ट वे में फ्लो ऑफ एनर्जी, ग्रीन प्लांट्स की फूड होते हैं वो हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं। अब देखिए ये प्लांट्स, आपको पता है CO2 तो एटमॉस्फेयर से आती है, सनलाइट ये सन से आ रही है, और उसके बदले में जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस ये रिलीज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। पर ये जो आपको पता है वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, वाटर और मिनरल्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स बहुत ही जरूरी होते हैं, तो ये मिनरल्स तो सॉइल से लेते हैं। ये मिनरल्स को बनाने में किसका एक रोल होता है, बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर ये मिनरल ना होते तो प्लांट की ग्रोथ ना होती, प्लांट की ग्रोथ ना होती तो हर्बीवोर नहीं होता, तो कार्निवोर भी नहीं होता। तो इस तरह से जो है ये फ्लो ऑफ एनर्जी, साइकिलिंग ऑफ द मैटर, सॉइल की फर्टिलिटी, उसको मेंटेन कराने में बैक्टीरिया का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कल हम मजीद जैसे नेक्स्ट